चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। इस क्वेश्चन में नॉमिनल वैल्यू दी गई है शेयर्स की, कॉल्ड अप अमाउंट है पर शेयर एंड पेड अप अमाउंट है पर शेयर। फर्स्ट कैटेगरी में 100 रुपये नॉमिनल वैल्यू है, कॉल्ड अप 50 रुपये है, 50 रुपये ही पेड कर दिया है उन्होंने। बी टाइप के जो शेयर होल्डर हैं वो 100 रुपीज़ नॉमिनल वैल्यू है, 100 कॉल्ड अप है, 100 ही पे कर दिया है, यानी उनसे अब हमें कुछ भी नहीं मंगवाना। सी कैटेगरी में 1000 इक्विटी शेयर्स हैं, 75 नॉमिनल वैल्यू है, 50 कॉल्ड अप है, 50 पेड अप है। डी कैटेगरी 600 इक्विटी शेयर, 75 नॉमिनल वैल्यू, 50 कॉल्ड अप, 53 पेड अप, यानी उन्होंने 3 रुपए एडवांस में दे रखे हैं। ई कैटेगरी में 400 इक्विटी शेयर्स, 75 नॉमिनल वैल्यू, 50 कॉल्ड अप अमाउंट एंड 47 पेड अप अमाउंट। यहां पर 3 रुपीज कॉल्स इन एरियर हैं। एफ 1000 इक्विटी शेयर्स, 50, 25, 25, ये हमारी अलग अलग क्लासेस दी गई हैं इक्विटी शेयर कैपिटल की। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 99,000 रुपीज के हैं, लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन 1000 का है। prepares liquidators final statement of account in each of the following alternative cases. Case A, when the assets are realized for rupees 4,600,000 and B, if the assets were realized for rupees 4,25,600। दो अलग अलग सिचुएशंस में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले आप बनाएंगे लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। सबसे पहले असेट रियलाइज्ड, ये है 4,600,000 डेबिट साइड में आ गया। इसके बाद जैसे कि हम लोग पिछले कई क्वेश्चंस में कर चुके हैं, वापस उसी को रिपीट करना है। लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन 1000 रुपीज, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 99,000 रुपीज। अब देखिए 1 लाख रुपए आपने पेमेंट कर दिया, यहां पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है और वो है 6000 शेयर्स 50 रुपए के हिसाब से, कुल मिलाकर के 3 लाख रुपए की। तो ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को आपने पेमेंट कर दिया 3 लाख का। अब 4 लाख रुपए आपके पास से चले गए, हमारे पास अवेलेबल हैं सिर्फ 600। अब पता नहीं हमें किसको क्या देना है। ऐसी कंडीशन में आपको अब नीचे वर्किंग नोट बना करके एक बार उसी टेबल को लेना है। मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूं क्योंकि अच्छा पॉइंट है, बार बार एग्जाम में आने के चांसेस बन जाते हैं इस तरह के पॉइंट्स के एक क्वेश्चन के अंदर, इसलिए ध्यान से ये पॉइंट दोबारा कर लीजिएगा। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे वर्किंग नोट में, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ डेफिशिएंसी। परसेंटेज ऑफ डेफिशिएंसी सबसे पहला ABC करके लिख लीजिएगा, जिससे कि आपको ये पॉइंट्स याद रहें कि A पर क्या आता है, B पर क्या आता है। टोटल पेड अप कैपिटल, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी कितनी है जरा एक बार चेक करते हैं। 500 इंटू 100 यानी 50,000, ये बी क्लास हो गया, नेम ऑफ शेयर होल्डर करके बी। फिर 1000 इंटू 50, ये भी 50,000 हो गया, प्लस 600 इंटू 53, 600 इंटू 53 निकालिए कितना हुआ, 31,800, प्लस 400 इंटू 47, 18,800, प्लस 1000 इंटू 25, 25,000। टोटल कर लीजिए 50,000 प्लस 50,000 प्लस 31,800 प्लस 18,800 प्लस 25,000, 175,600। 175,600 ये अभी तक आपको
टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल हमें प्राप्त हुई है। अब लिखिए बी, लेस कैश अवेलेबल। हमारे पास कितना कैश अवेलेबल है? 600। अब हमारे पास बैलेंस रह गया 1,75,000। ये सी लिखिए, डेफिशिएंसी टू बी बोर्न, यानी ए माइनस बी। 1,75,000 की डेफिशिएंसी इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोर्न करनी पड़ेगी। अब टोटल नॉमिनल इक्विटी शेयर कैपिटल डी पॉइंट पर आ जाइए। टोटल नॉमिनल इक्विटी शेयर कैपिटल देखिए जरा, 500 इंटू 100 50,000 ये था नॉमिनल वैल्यू पहले वाले क्लास की। 1,000 इंटू 75 75,000 थी दूसरी क्लास की। 600 इंटू 75 यानी 45,000 तीसरी थी। 400 इंटू 75 यानी 30,000 प्लस 1,000 इंटू 50 यानी 50,000। 2,50,000 आ गया टोटल नॉमिनल इक्विटी शेयर कैपिटल, और 1,75,000 उनसे प्राप्त हो चुका है जो हम उनको पे नहीं कर पा रहे हैं। अब ई पॉइंट लिखिए, डेफिशिएंसी एज परसेंटेज ऑफ नॉमिनल कैपिटल। 1,75,000 डिवाइडेड बाई 2,50,000 इंटू 100, तो ये आ गया 70%। 70% ये आ गया डेफिशिएंसी एज परसेंटेज ऑफ नॉमिनल कैपिटल। अब सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ नेट अमाउंट रिटर्नेबल ऑब्लिक रिसीवेबल पर शेयर फ्रॉम द कंट्रीब्यूशन, क्योंकि आप पर शेयर निकालते हैं इसलिए पर शेयर फ्रॉम द कंट्रीब्यूशन। अब बना लीजिए टेबल बी सी डी ई एफ और यहां नेम ऑफ शेयर होल्डर जो आपने लिख दिया। ए पेड अप अमाउंट, कितनी कितनी रकम इन्होंने पे कर रखी है? 100, 50, 53, 47, 25। बी, डेफिशिएंसी टू बी बोर्न, कितनी डेफिशिएंसी इनको बोर्न करनी है? 70%। तो 100 का 70% 70, 75 का 70% 52.5 रुपए, 52 रुपी 50 पैसा। फिर 75 का वही सेम 52.50, तीसरे में भी 52.50 और चौथे में 35, 50 रुपए की नॉमिनल वैल्यू थी। अब सी, नेट अमाउंट रिटर्नेबल, क्योंकि आपने ऊपर पेड अप अमाउंट लिखी है और नीचे डेफिशिएंसी लिखी है, तो रिटर्नेबल को इस बार ब्रैकेट के बाहर लिखिए और रिसीवेबल को ब्रैकेट में लिख दीजिए। 30 रुपए। बी कैटेगरी ने 100 पे किए थे, 70 उनको लॉस सफर करना है, तो 30 रुपए उनको भुगतान किया जाएगा। सी कैटेगरी 2 रुपए 50 पैसे उनसे लिए जाएंगे पर शेयर। डी कैटेगरी से 50 पैसे लिए जाएंगे पर शेयर। ई कैटेगरी से 5 रुपए 50 पैसे लिए जाएंगे पर शेयर, और एफ कैटेगरी से 10 रुपए लिए जाएंगे पर शेयर। क्लियर हो गया? यानी इस क्वेश्चन को करवाने के पीछे मेरा एक ही मकसद था, ये बताना कि कॉल्स इन एरियर या कॉल्स इन एडवांस का कोई फर्क नहीं पड़ता। आप डायरेक्ट अमाउंट ले लेते हैं और उस अमाउंट का कंपैरिजन करते हैं डेफिशिएंसी के साथ। अब आ जाइए वापस लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में, लिखेंगे कॉल्स फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरीज। सबसे पहले सी कैटेगरी, सी कैटेगरी में शेयर थे 1000 इंटू 2 रुपी 50 पैसा, बाहर दिखा दीजिए 2500।
डी शेयर्स थे 600 इंटू 50 पैसे, नहीं डी वालों को तो पे करना है, यस मैं गलत कर गया था, डी वालों को पे करना है। ई ले लीजिए सीधा सीधा 600 इंटू 5.5 रुपए, ये आ गया 400 इंटू, ये ई में 400 शेयर्स थे 2200, और एफ 1000 इंटू 10,000। इधर हम पेमेंट करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स को, पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या क्या था, बी को 500 शेयर्स पर 30 रुपए के हिसाब से 15,000 रुपए, और कैटेगरी डी को 600 शेयर्स पर 50 रुपए के हिसाब से 300 रुपए। इस तरीके से हम लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का टोटल लगाया 4,15,300। ये ए पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बी पार्ट में 4,25,600 ये हमारी असेट रियलाइज्ड हुई हैं। तो अब छोटी सी चेंज आएगा, खाली वर्किंग नोट बना देते हैं, बाकी सारी चीज तो आप समझ ही गए हैं। अब जरा गौर कीजिए, वर्किंग नोट में हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ डेफिशिएंसी। तो ए पार्ट में क्या लेंगे जरा बताइए। टोटल पेड अप कैपिटल वही 1,75,600, क्वेश्चन सेम है। बी पार्ट में क्या करेंगे, कैश अवेलेबल को ऐड करेंगे कि माइनस, लेस करेंगे। अब कैश कितना अवेलेबल होगा इस केस में, 25,600, क्योंकि क्वेश्चन तो वही है। 1,00,000 रुपए हमने लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन और अनसिक्योर्ड को पे कर दिया होगा, 3 लाख प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे कर दिया होगा, 25,600 कितना बचा, 1.5 लाख। ये सी है, सी किसे कहते हैं, डेफिशिएंसी टू बी बोर्न। अब डी नॉमिनल वैल्यू कितनी थी शेयर्स की, 2,50,000। ई परसेंटेज ऑफ डेफिशिएंसी, यानी आपको अब क्लियर हो गया कि ए से लेकर ई तक के पॉइंट एग्जाम में याद रखने हैं। तो ये आ गया 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 2,50,000 इंटू 100, 60%। बस अब टेबल बन जाएगी। चलिए टेबल भी एक बार दोबारा बना देते हैं। कंट्रीब्यूशन वाली बी सी डी ई एफ, ए पॉइंट पर क्या लिखते हैं हम लोग, पेड अप अमाउंट पर शेयर कितनी कितनी थी, 100, 50, 53, 47, 25। बी में क्या लिखते थे, लेस डेफिशिएंसी टू बी बोर्न एट द रेट ऑफ 60%। याद रखिए ये 60% कई बार गलती हो जाती है, बच्चे पेड अप वैल्यू का ही निकाल के आते हैं। 60% ऑफ नॉमिनल वैल्यू, आगे लिख दीजिए 60% ऑफ नॉमिनल वैल्यू। तो ये हो गया 60, 75 का हो गया 45, फिर 45, फिर 45, और इधर 50 का 30। अब 40 रुपए रिटर्नेबल हो गई अमाउंट। बी कैटेगरी को 5 रुपए भी रिटर्नेबल हो गई, 8 रुपए भी रिटर्नेबल हो गई, 2 रुपए पर शेयर भी रिटर्नेबल हो गई, और 5 रुपए पर शेयर रिसीवेबल हो गई। इस तरीके से एक बार फिर हम टेबल बना बैठे और हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। यानी अभी तक इस चैप्टर में हमने क्या कर लिया है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। लेट्स रिवाइज। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाकर के वॉलंटरी लिक्विडेशन के केस में सबमिट किया था। उसमें लिस्ट ए से लेकर के हम लिस्ट बी, इन दोनों ये असेट साइड की हमारी लिस्ट है। लिस्ट ए में आती हैं असेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड,
और लिस्ट बी में आती हैं असेट्स स्पेसिफिकली प्लेज्ड। लिस्ट सी में आते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स लिस्ट सी में आते हैं। ये वो क्रेडिटर्स होते हैं जिनका भुगतान हमें सबसे पहले करना होता है। लिस्ट डी में आते हैं डिबेंचर होल्डर्स हैविंग फ्लोटिंग चार्ज। लिस्ट ई में आते हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। याद रखिए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की लिस्ट ई में वो अनसिक्योर्ड भी आ जाते हैं जो लिस्ट बी में आप लोग लिखते हैं रैंकिंग एज अनसिक्योर्ड, जिससे कि वो यहां पर आकर के ऐड हो जाते हैं। और अगर पूरा भुगतान नहीं होता तो सबको प्रोपोर्शनेटली पेमेंट कर दिया जाता है, लेकिन वो पेमेंट इस लिक्विडेटर में चलता है, इसमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में तो पूरी पूरी फिगर दिखा दी जाती है। और उसके बाद लिस्ट एफ में आती है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लिस्ट जी में इक्विटी शेयर कैपिटल और लिस्ट एच में या तो सरप्लस या फिर डेफिशिएंसी। अभी इस चैप्टर में एक पॉइंट छूटा पड़ा है डेफिशिएंसी अकाउंट का, वो भी हमें डिस्कस करना है। इसके बाद हम आ गए कुछ ऐसे पॉइंट्स पर जो कि स्पेसिफिक थे। उन स्पेसिफिक पॉइंट्स में पहला ये था कि अगर कोई कंपनी सॉल्वेंट है तो उसको अपने डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट अप टू द डेट ऑफ पेमेंट करना पड़ता है, न कि उस डेट तक जिस डेट को उन्होंने एप्लीकेशन लगाई थी फॉर द लिक्विडेशन। दूसरी चीज आपको यह बताया गया कि प्रेफरेंस शेयर्स पर अगर कोई डिविडेंड का एरियर्स है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उसके बारे में कहा गया है कि उसको प्रायोरिटी दी गई है इक्विटी शेयर कैपिटल को पे करने से पहले उनका पेमेंट होना है, तो फिर आप उनका पेमेंट पहले करेंगे और इक्विटी शेयर कैपिटल का पेमेंट बाद में करेंगे। लेकिन अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन साइलेंट है तो आप उसका पेमेंट पहले नहीं करेंगे, बल्कि इक्विटी शेयर कैपिटल का पूरा पेमेंट हो जाने के बाद बची हुई रकम एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के तौर पर दी जाती है। इसके बाद फिर हम लोगों ने लिक्विडेटर्स के रेम्यूनरेशन पर डिस्कशन किया कि लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन कई बार तो असेट्स के रियलाइजेशन पर निकालना पड़ता है, तो उसमें एक बात ध्यान रखिए, कैश और बैंक बैलेंस को कभी भी शामिल नहीं किया जाता। दूसरा, जो असेट प्लेज्ड है, मॉर्गेज्ड है, उसका खाली सरप्लस यदि मिला है तो उसे जोड़ा जाता है, लेकिन अगर कोई असेट हाइपोथिकेट है तो उसे पूरा पूरा ले लिया जाता है असेट्स का रियलाइजेशन पर लिक्विडेटर का कमीशन निकालने के लिए। लेकिन अगर लिक्विडेटर का कमीशन पेमेंट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पर है, कैलकुलेट करना है, तो याद रखिए जब तक क्वेश्चन में कहा ना जाए प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को भी अनसिक्योर्ड माना जाता है, तो आप दोनों को ऐड करके उस पर कमीशन निकालेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि अगर लिक्विडेटर के कमीशन जिस पर निकालना है वो रकम इनसफिशिएंट है तो फिर कमीशन अपॉन 100 प्लस कमीशन करके हम कमीशन कैलकुलेट करेंगे 2/102, 3/103। कब? जब इनसफिशिएंट है, और सफिशिएंट है तो फिर अमाउंट पर 2/100, 3/100 करके हम लिक्विडेटर का कमीशन निकालेंगे। याद रखिएगा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे इक्विटी शेयर होल्ड आपसे कहा गया कि कॉन्ट्रीब्यूटरीज को जितना पेमेंट किया जा रहा है उस पर लिक्विडेटर का कमीशन निकालिए, कमीशन मिलेगा। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पेमेंट अगर पूरा हो रहा है तो उस पर 2/100 कर दीजिएगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स की कुछ क्लास का पेमेंट पूरा हो रहा है उन पर भी निकाल दीजिए 2/100। लेकिन कुछ ऐसी क्लास है जिनका पेमेंट पूरा नहीं हो पा रहा है तो फिर 2/102 करना पड़ेगा। कैसे भी करके आपको ये लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन बिल्कुल सही से निकालना है। इसके बाद हम लोगों ने लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाया, जिसके अंतर्गत आपको बताया कि डेबिट साइड में असेट्स रियलाइज दिखाई जाती हैं और जो असेट प्लेज्ड है उसका खाली सरप्लस दिखाया जाता है। लेकिन जो हाइपोथिकेट है असेट, उसको तो वो बंदा पूरा ले ही जाएगा अगर हमारे क्रेडिटर्स कम है। इसके बाद सबसे पहले पेमेंट करते हैं लीगल चार्जेस का, नंबर 2 पर लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन का, नंबर 3 पर एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन का, नंबर 4 पर पेमेंट भले ही हम करते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का लेकिन दिखाया जाता है डिबेंचर होल्डर्स हैविंग फ्लोटिंग चार्ज, नंबर 5 पर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, नंबर 6 पर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, नंबर 7 पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, नंबर 8 पर अगर हो तो एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, नहीं तो इक्विटी शेयर कैपिटल, और अंत में अगर एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन साइलेंट है तो उसका पेमेंट सबसे एंड में किया जाता है। ये अब तक हम लोग इस चैप्टर में समझ चुके हैं। अब एक क्वेश्चन और करवाता हूं
और उसके बाद फिर मैं बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज और रिसीवर्स रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पर 5-5 मिनट की डिस्कशन करूंगा, और उसके बाद नहीं, रिसीवर पर 5 मिनट, लेकिन बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी पर लगभग 10 मिनट, और उसका क्वेश्चन भी करवाना है मुझे, और फिर डेफिशिएंसी अकाउंट। ये चैप्टर जरूर एग्जाम में आता है, इसलिए पूरा करके जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 शुरू कर रहा हूं। वेटेज पूरा 100% का है और 10 से लेकर के 12 नंबर तक क्वेश्चन आता है, इसलिए बहुत मजबूती से कीजिए और अपने एग्जाम में मार्क्स पक्के कीजिए। कौन सा क्वेश्चन है? नंबर 12। CPT Limited went into voluntary liquidation on 31st December 2001 when their balance sheet was as under, figure being in lakhs of rupees। lakhs में दी गई हैं ये सारी फिगर्स। आपसे कहा गया है यहां पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 की है, यानी कि 10 lakhs की मान लीजिए। इक्विटी शेयर कैपिटल की दो क्लासेस हैं, एक 5000 इक्विटी शेयर हैं 100 रुपए वाले 75 पेड, 30,000 इक्विटी शेयर हैं 50 वाले 30 पेड। 5% डिबेंचर्स हैविंग फ्लोटिंग चार्ज ऑन ऑल असेट्स हैं, इन पर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है 25,000 का। लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 1.5 लाख का है, लोन फ्रॉम बैंक 90,000 का है। ट्रेड क्रेडिटर्स 3,75,000 के हैं। ओइंग टू गवर्नमेंट फॉर टैक्सेस 75,000 का है, और टेलीफोन इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर 25,000 का है। ये लाइबिलिटीज हैं हमारी। इधर असेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, अदर करेंट असेट और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर का हम कुछ भी नहीं करेंगे, ध्यान रखिए। अदर इंफॉर्मेशन कहता है द लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग के आगे एक डॉट लगा दीजिए। एंड लोन फ्रॉम बैंक इज सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक, तो स्टॉक के आगे भी डॉट लगा दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द प्रेफरेंस डिविडेंड वर इन एरियर्स फॉर 1 ईयर विच आर पेबल ऑन लिक्विडेशन इन प्रायोरिटी टू एनी पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिडीम्ड एट ए प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के आगे डॉट लगा दीजिए, जिससे याद रहे कहां पर आपको क्या चीज ध्यान में रखनी है। प्रेफरेंस डिविडेंड को भी एरियर मिला हुआ है, तो 2 डॉट लगा दीजिए। एक तो प्रीमियम देना है और दूसरा प्रेफरेंस डिविडेंड का पेमेंट करना है हमको प्रायोरिटी में। द असेट्स वर रियलाइज्ड एंड एज अंडर, लैंड एंड बिल्डिंग को लेंडर हिमसेल्फ ने इसको रियलाइज किया, यानी जिसने लोन दे रखा था। जनरली यही करता है। 6,20,000 लोन कितना है? लोन था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का 1.5 लाख रुपए का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लांट एंड मशीनरी 11 लाख बाय द लिक्विडेटर, स्टॉक 50,000 बाय द लिक्विडेटर, अदर करेंट असेट एक्सेप्ट कैश एंड बैंक 7 लाख बाय द लिक्विडेटर। द इंटरेस्ट accrued on loan from bank and financial institution up to the date of payment amounting to ₹10,000 बैंक का है और 20,000 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का है। जबकि लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पहले दिया गया था, लेकिन इंटरेस्ट में उसको नंबर 2 पे डाल दिया गया। थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीजें होती हैं। तो लोन फ्रॉम बैंक पर एक डॉट लगा दीजिए और उसके आगे पेंसिल से अपने एग्जाम में 10 लिख देना, जिससे कि याद रहे कि उस पर 10,000 है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर डॉट लगा करके 20 लिख देना पेंसिल से, जिससे कि ये लगे कि इसके साथ 20 है। या कोई भी आप एक डॉट लगा दो, 2 डॉट लगा दो, जिससे मालूम पड़ जाए इस पे 10 है, इस पे 20 है, वो आपकी चॉइस है। द एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन अमाउंटेड टू ₹50,000। लीगल चार्जेस वर अमाउंटेड टू ₹7,900। Commission of liquidator 3% on asset realized except cash at bank and 2% on amount distributed to unsecured creditors। साथ में साफ लिखा है other than preferential creditors and equity shareholders, यानी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को जितना पेमेंट हो रहा है उस पर 2% देना है और इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी 2% देना है। ऑल पेमेंट्स वर मेड ऑन 30 जून 2002। जब ये वाली बात दिमाग में आ जाए तो फटाफट ये भी सोच लेना चाहिए कि अगर कंपनी सॉल्वेंट निकली, सॉल्वेंट कब तक मानी जाएगी? जब तक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का पूरा पेमेंट कर देगी। प्रेफरेंस और इक्विटी के पेमेंट नहीं काउंट किया जाता है इसमें। तो फिर हमें डिबेंचर होल्डर्स पर इंटरेस्ट 3 महीने का और देना पड़ेगा, 6 महीने का और देना पड़ेगा, क्योंकि ये बैलेंस शीट 31 दिसंबर की है और पेमेंट हो रहा है 30 जून तक। बातें सारी वही हैं, बस कंपाइलेशन होकर के इस क्वेश्चन में आ गई। चलिए बनाते हैं लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट।
फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। नीचे लिखिए फ्रॉम 1 जनवरी 2002 टू 30 जून 2002। जिस डेट से जिस डेट तक बनाया जाता है वो आपको यहां दिखाना होगा, क्योंकि न जाने कब रिसीप्ट हो, कब पेमेंट करने पड़े। अब सबसे पहले डेबिट साइड में असेट्स रियलाइज्ड, कैश इन हैंड। आप चाहो तो यहां पर पूरे बिंदियां लगा लो, आपको जो इजी लगे वो करना। अगर आप रुपीज इन 1000 ऊपर रुपीज इन लैक्स लिख देते हैं तो फिर बिंदिया मत लगाइए। रुपीज इन लैक्स ऊपर अगर मैंने लिख दिया तो फिर आप वही बुक वाली ले लीजिएगा। कैश इन हैंड है 0.10, तो 0.10 ले लिया आपने। कैश एट बैंक 1.40, आपकी चॉइस है, बुक वैल्यू का कॉलम बनाओ चाहे ना बनाओ चलेगा। इसके बाद अदर करेंट असेट्स, अदर करेंट असेट्स आपको रियलाइज्ड हुई हैं 7 लाख, तो 7.00। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 11.00। इसके बाद लिखिए सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज। देखिए लेनिन बिल्डिंग से आपको मिला था 6,20,000, नीचे ब्रैकेट में लिखिए 6.20 माइनस 1.50 का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन था, प्लस 0.20 का इस पर इंटरेस्ट था 20,000 का, तो 1.70 इसमें से लेस कर दीजिए। बहुत ध्यान से, बार बार मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि एग्जाम में अमाउंट पर बहुत कंसंट्रेट कीजिएगा कि पॉइंट में लिख रहे हैं या पूरी लिख रहे हैं। तो ये आ गया 4.50। ये असेट्स रियलाइज्ड हो गई आपकी। अब इसके बाद आइए पेमेंट साइड। सबसे पहले लीगल चार्जेस। अब यहां पर गलती होने की पूरी संभावना होती है। क्या संभावना होती है कि यहां पर लिखे थे लीगल चार्जेस 7,900, अब बच्चा क्या कर देगा 0.79, बस वहीं खेल हो गया। 0.079 7,900 है, ऊपर लैक्स में लिखा है, तो आपकी चॉइस है। आप चाहो तो मत लिखो ऊपर लैक्स, पूरी पूरी फिगर दिखा दो अगर आपको लगता है कहीं गलती होने की संभावना है। प्लीज इस बात को ध्यान रखना, आपका पूरा क्वेश्चन सही होगा लेकिन बेवकूफी के चक्कर में कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अब आइए लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन। लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन, सबसे पहले जो आपने असेट रियलाइज की हैं उन पर तो दे ही दो। तो 3% ऑफ रुपीज 11 लाख और 4.5 लाख 15.5, 22.5 और स्टॉक से रियलाइज हुआ था 50,000 यानी 23 लाख। तो 3% ऑफ रुपीज 23.00। अभी अंदर के कॉलम में लिख लो 0.69। 0.69। अब 2 लाइनें छोड़ दो क्योंकि अभी तो हमें आगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के बारे में पता करना है कितना पेमेंट हो रहा है, और फिर इक्विटी। तो 2 लाइनें छोड़ दीजिए अभी, बल्कि 3 छोड़ दीजिए जिससे कि आगे दिक्कत ना आए। एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन, इसके बाद आगे ये थे कितने 50,000 के, बताओ कितना लिखा जाएगा 59,000 50,000। अच्छा 50,000 लाख से 0.5 0.5। थोड़ा ध्यान रखना, बार बार मैं आपसे कह रहा हूं। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें लिखना पड़ेगा डिबेंचर होल्डर्स हैविंग फ्लोटिंग चार्ज, क्योंकि पैसा तो है हमारे पास। डिबेंचर होल्डर्स हैविंग फ्लोटिंग चार्ज, और वो थे प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल लिख दीजिए नीचे डैश लगा करके 5 लाख 5.00। और इंटरेस्ट जरा गौर कीजिए, इंटरेस्ट था 25,000 का, नीचे ब्रैकेट में लिखिए 0.25 प्लस, अब चूंकि 23 लाख रुपया हमारे पास है, 11,7 18, 18,4 22 या 23 लाख रुपया, बल्कि ज्यादा ही है, कैश भी था हमारे पास, तो हम अपने सारे क्रेडिटर्स का पूरा पेमेंट कर पाने की स्थिति में हैं।
प्रेफरेंस को भी पेमेंट करेंगे। इसका मतलब फर्म हमारी सॉल्वेंट है, कंपनी हमारी सॉल्वेंट है। तो यहां पर इंटरेस्ट 6 महीने का और देना पड़ेगा। तो 5 लाख का 5% हो गया 25,000, आधे साल का 12,500। तो कितना लिखोगे? 0.125। तो ये हो गया 0.375। पेमेंट कर दीजिए बाहर 5.375। ठीक हो गया। इसके बाद ऊपर लिखेंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में नीचे डैश लगाकर लिखिए प्रेफरेंशियल। प्रेफरेंशियल, गौर कीजिए, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कितने थे? 75,000 के। तो अंदर ही लिखिए 0.75। इसके बाद पार्टली सेटिस्फाइड या पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अलग कैटेगरी लिख दिए। आप चाहो तो ना लिखो, कोई टेंशन नहीं है उसकी। तो इसमें क्या था? लोन फ्रॉम बैंक था 90,000 का, 10,000 का उसके ऊपर इंटरेस्ट था, यानी 1 लाख, और 50,000 मिले थे खाली हमें किससे? स्टॉक से। तो 50,000 0.50 ये निकल के आ गया पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। और अदर क्रेडिटर्स, अदर क्रेडिटर्स में थे टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर के, और कौन से? ट्रेड क्रेडिटर्स 3,75,000 के। तो ये हो गया 4.00। तो बाहर आ गया 5.250। ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का पेमेंट हो गया। कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। लायबिलिटी साइड पर बड़ी पैनी नजर रखनी है आपको। इसके बाद अब किसका नंबर आएगा? पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अपना दिमाग बनाए रखिएगा जिससे कि ये क्लियर हो कि यहां पर इतना पैसा है हमारे पास अभी पेमेंट करने के लिए। सबसे पहले शेयर कैपिटल नीचे लिखिए डैश लगा करके 10,50,000 10.50, क्योंकि उस पर 5% का प्रीमियम देना था हमें, प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड का एरियर्स, वो इक्विटी से पहले देना है। तो ये है 10 लाख पर 7% के हिसाब से कितना आया? 70,000। तो 0.70 बाहर दिखा दीजिए 11.20। अब जरा गौर कीजिएगा, आपके अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का पेमेंट हो चुका है, तो लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन की एक लाइन और बढ़ा दीजिए 2% ऑफ ₹4.50। बताइए कितना आएगा? 0.09। बिल्कुल ठीक आया। ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का पूरा पेमेंट कर दिया, तो इसलिए 2/100 कर दिया। हमें 2/102 करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब कहानी बदल रही है, और कहानी अब इसलिए बदल रही है क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल को पेमेंट करना है हमने टोटल 12,75,000, 375 और 9 लाख, और रकम शायद इतनी हमारे पास नहीं है। एक बार कैलकुलेटर उठाइए। 0.10 प्लस 1.40 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 4.5 माइनस 0.079 0.50 5.375 5.250 11.20 0.69। कई बार लोग लिक्विडेटर के निकाले हुए कमीशन को भी लेस नहीं करते, वो भी आपको लेस करना है। 0.69 और 0.09 0.816 ये बचा पड़ा है हमारे पास। क्या? अब तक का वो पैसा जो हमें अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को भुगतान करना है, और इसमें लिक्विडेटर का कमीशन भी इंक्लूड है, क्योंकि जितना भुगतान करना है उस पर लिक्विडेटर का कमीशन भी देना है 2%। तो निकालिए 0.816 का मतलब हो गया, बताइए कितना? 81,600 इंटू 2/102 16 यानी कितना लिखेंगे ऊपर हम? 0.016 2% ऑफ ₹0.80। तो
तो ये आ गया 0.016, लिक्विडेटर का कमीशन पूरा आ गया बाहर 0.796। अब आपके पास कितना बचा पड़ा है? 80,000। ठीक है, अब वापस नीचे आ जाइए, वर्किंग नोट बनाइए, ऊपर हेडिंग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ डेफिशिएंसी। फिर वही कहानी, अगर 2 क्लास होंगी तो ये परसेंटेज ऑफ डेफिशिएंसी जरूर निकाली जाएगी। अब पहला क्या करते थे? ए पॉइंट में क्या लिखते थे परसेंटेज ऑफ डेफिशिएंसी निकालते वक्त? टोटल पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है? 12,75,000। अब भले ही पूरी रकम खोल दो, क्योंकि आपने ऊपर स्टेटमेंट में लिखा हुआ है रुपीज इन लैक्स, नीचे वर्किंग नोट में नहीं लिखा है, तो 12,75,000। बी क्या लिखते हैं इसमें आगे? कैश कॉल में लोग कितना कैश आ गया? कैश अवेलेबल 80,000 लेस कर दीजिए, ये बचा 11,95,000। सी में क्या लिखते हैं? टोटल नॉमिनल शेयर कैपिटल कितना है? टोटल 5,000 इंटू 100 5 लाख, 30,000 इंटू 50 15 लाख, टोटल 20 लाख। अब डी में लिखते हैं परसेंटेज ऑफ डेफिशिएंसी 59.75% आ गई। अब टेबल बना के जरा मुझे बताइए किसको कितना कितना पेमेंट करना है। ए में 15.25, बी में 0.125। दोनों को ही पेमेंट होगा। चलिए लिखिए, पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑन 5,000 शेयर्स at the rate of 15.25 per share and on 30,000 shares at the rate of 0.125। ये हो गया 0.7625 और ये हो गया 0.0375। टोटल कर दीजिए 24 आ गया लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ये था एक और क्वेश्चन, लगभग वही सारे पॉइंट्स थे, बस खाली रिमाइंड हो गए कि डिवेंचर होल्डर्स का पेमेंट अप टू द डेट ऑफ पेमेंट किया गया क्योंकि फर्म हमारी सॉल्वेंट थी। और क्या नई बात आई इसमें कि इसमें बाकी नई बात, हाँ कभी कभी कुछ लाइबिलिटीज, कुछ लोन ऐसे होते हैं जिनका इंटरेस्ट अलग से दे दिया जाता है नीचे, तो उनको भी ऐड करके पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। प्रेफरेंस डिविडेंड एरियर्स था, इन प्रायोरिटी टू इक्विटी शेयर होल्डर्स पेमेंट था, इसलिए आपने उनको भी पहले कर दिया पेमेंट। ये था हमारा लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन भी इसमें 3 बार निकलवाया गया था, हमने 3 बार निकाल दिया, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब मैं एक अगले टॉपिक पर चलता हूं। कुल मिला के 3 टॉपिक बचे पड़े हैं इस चैप्टर में। एक रिसीवर जो अभी 5 मिनट में खत्म हो रहा है, फिर बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी और उसके बाद फिर डेफिशिएंसी अकाउंट। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं रिसीवर। देखिए रिसीवर कौन है? इट इज और रिसीवर नॉट इट इज, रिसीवर इज ए पर्सन हु इज अपॉइंटेड टू टेक पोजेशन ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टी फॉर प्रोटेक्टिव पर्पज, for receiving income from the property and for applying it as directed। रिसीवर एक ऐसा बंदा है,
मान लीजिए डिबेंचर होल्डर्स के पास कुछ सिक्योरिटीज थी या किसी भी ऐसी लाइबिलिटी जिसने लोन दे रखा था उनके पास कुछ सिक्योरिटी थी, उनको लगता है कि ना जाने लिक्विडेटर कब बेचेंगे, कैसे बेचेंगे, कितने में बेचेंगे, हमारा पूरा पेमेंट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ऐसी दशा में उन्होंने क्या किया कि हम खुद बेचेंगे। उन्होंने अपना एक रिसीवर अपॉइंट कर दिया। डिबेंचर होल्डर्स ने कहा कि भाई हम इन सिक्योरिटीज को खुद बेचेंगे, हमारा बंदा बेचेगा। तो उस कंडीशन में उस पर्सन को रिसीवर कहते हैं। वो रिसीवर उन सिक्योरिटीज जो उसके पीछे चार्ज के रूप में है, सिक्योरिटी के तौर पर है, उनको बेच करके अपने बंदों का पेमेंट करेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अगर उस बंदे को पेमेंट करने से पहले किसी प्रेफरेंस को आगे और पे करना था, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए डिबेंचर होल्डर्स ने अपना रिसीवर अपॉइंट कर दिया और डिबेंचर होल्डर्स के रिसीवर ने वो असेट्स ले ली जिनको बेच करके डिबेंचर्स का पेमेंट करना है, लेकिन अभी एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन पेमेंट नहीं हो पाया जिसका पेमेंट डिबेंचर होल्डर से पहले होना है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का पेमेंट नहीं हो पाया जिनका पेमेंट भी डिबेंचर होल्डर से पहले करना है। तो रिसीवर पहले उनका पेमेंट करेगा, प्रेफरेंस नहीं तोड़ना है आपको, और फिर डिबेंचर होल्डर्स का पेमेंट करके कुछ अगर पैसा बचेगा तो वो पैसा लिक्विडेटर को वापस कर देगा। ये रिसीवर की कार्यप्रणाली है, उसका काम है ये। तो सबसे पहले रिसीवर कौन है, अब उसकी दो लाइनें दोबारा सुनिए, अब ज्यादा क्लियर हो जाएगा। रिसीवर इज ए पर्सन हु इज अपॉइंटेड टू टेक पोजेशन ले ले ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज का, फॉर प्रोडक्टिव पर्पज, सॉरी नॉट प्रोडक्टिव, प्रोटेक्टिव पर्पज, प्रोटेक्ट करने के लिए अपने बंदों के हितों को, इंटरेस्ट को, फॉर रिसीविंग इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी, कि उस प्रॉपर्टी से इनकम रिसीव कर ले, एंड फॉर अप्लाइंग इट एज डायरेक्टेड, और जैसे निर्देश मिले वो वैसे इसका पेमेंट करे। अब आता है हु कैन अपॉइंट रिसीवर, कौन रिसीवर को अपॉइंट कर सकता है। If the mortgagee has express power to appoint a receiver in certain circumstances, for example, on failure of the company to pay him his interest or the installment on due date, अगर कंपनी उसकी पेमेंट ड्यू डेट पर नहीं कर पाती या उसकी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं कर पाती, तो वो मॉर्गेजी कुछ सर्कमस्टांसेस में एक रिसीवर को अपॉइंट कर सकता है। If the mortgagee has not an express power to appoint a receiver, he may apply to the court for the appointment of the receiver. अगर मान लो उसको पावर है ही नहीं तो वो कोर्ट में एप्लीकेशन डाल सकता है कि साहब मुझे कंपनी पर भरोसा नहीं है, कृपया करके आप मुझे रिसीवर अपॉइंट करने के लिए मुझे राइट दीजिए। तो कोर्ट उसको ऑर्डर को दे सकता है कि साहब आप रिसीवर अपॉइंट कर सकते हैं। अब रिसीवर की ड्यूटी क्या है। रिसीवर इफ अपॉइंटेड shall realize the asset specifically or generally charged in the favor of mortgagee, and after meeting his expenses, अपने भी खर्चे वो लेस करेगा, remuneration जो उसके साथ तय होगा, making payments to person entitled to get payment in priority to the mortgagee, and he will be make the payment to the mortgagee। यानी पहले प्रायोरिटी में जिसको पेमेंट होना है उसको पेमेंट करेगा, अपना कमीशन काटेगा, अपना रेम्यूनरेशन काटेगा, और फिर बचा हुआ पेमेंट वो मॉर्गेजी को पे कर देगा। अगर फिर भी कुछ पैसा बच जाएगा तो वो उसे लिक्विडेटर को नियुक्त कर देता है, लिक्विडेटर को पे कर देता है। द रिसीवर शैल प्रिपेयर ए रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड शैल सबमिट द सेम टुगेदर विद सरप्लस इफ एनी लेफ्ट टू द कंपनी if it is a going concern, and to the liquidator of the company if it is a liquidating concern। यानी वो रिसीवर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएगा अपना अलग से, जिसका नाम होता है रिसीवर्स रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जिसके डेबिट साइड में सारी रिसीप्ट दिखाएगा। आखिर डेबिट साइड में रिसीप्ट कौन कौन सी दिखाएगा, जो असेट्स उसने मॉर्गेजी के पास
प्लेज की गई थी और उसने उसका पोजीशन ले लिया था उसको सेल करने का, खाली उन्हीं असेट्स को वो बेचेगा और उनसे जितना पैसा प्राप्त होगा वो रिसीप्ट साइड में दिखाएगा। और जो पेमेंट करना है, फिर मैं आपसे कहूं, पहला पेमेंट करेगा वो अपना एक्सपेंसेस और अपना रेमुनरेशन। थोड़ा यहां पर भी ध्यान रखिए, जैसे लिक्विडेटर करता था, पहले एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन, लीगल चार्जेस और फिर अपना रेमुनरेशन, ऐसी रिसीवर पहले करेगा अपने सारे खर्चे, अपना सारा रेमुनरेशन। फिर मान लो डिबेंचर होल्डर्स का वो रिसीवर है तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पहले भुगतान करेगा, उसके बाद फिर अपने डिबेंचर होल्डर्स को। अगर कोई सरप्लस बचेगा तो अगर वो कंसर्न चल रही है तो कंपनी को वापस दे देगा, और अगर वो बंद हो रही है, लिक्विडेटिंग है, तो लिक्विडेटर को वो दे देगा। बस इतना सा है रिसीवर्स रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये कई बार क्वेश्चन में लग करके आ जाता है। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 14 कौन सा है? SMS Limited has gone into liquidation on 10th May 2008. पैसिफिस्ट लिमिटेड 10th May 2008 को liquidation हो गया। बैलेंस शीट का टोटल कितना है? बैलेंस शीट इसमें बैलेंस शीट है कहाँ? नहीं है। नहीं। एक ऐसी बैलेंस शीट है जिसमें 5,55,500 का टोटल हो। इसमें मैं देखता हूँ। 5 मेरे पेज की बैलेंस शीट नहीं, ऐसा नहीं है क्वेश्चन। चलिए मैं कोई क्वेश्चन आपको बता दूंगा जिसमें रिसीवर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए आया हो, तो उससे आप बना सकते हैं, या अपने पिछले साल के पेपर्स में देख लीजिए, स्टडी में देख लीजिए, किसी न में क्वेश्चन मिल ही जाएगा। ज्यादा कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है, कभी कभी है। चलिए अब एक और पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं जिसका नाम है कॉन्ट्रीब्यूटरीज। देखिए मैं आज ही दूसरा लेक्चर करूंगा इसके, इसे क्वेश्चन भी करवाने हैं मुझे, आज ही खत्म करना है मुझे ये चैप्टर। कॉन्ट्रीब्यूटरीज का मतलब होता है वो लोग जिन्होंने कंपनी को कॉन्ट्रीब्यूट किया है, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स को दो भागों में बांटा जाता है। एक वो जो आज की डेट में कंपनी में हैं जब कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है, ऐसे लोगों को ए लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी कहा जाता है। ए फॉर एप्पल, ए लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी कहा जाता है। ये कौन से कॉन्ट्रीब्यूटरी हैं? जो आज भी कंपनी में मौजूद हैं जब कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है। लिस्ट ए इज द लिस्ट ऑफ पर्संस हु आर द मेंबर्स ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप, ठीक है। और दूसरे लिस्ट बी में रखे जाते हैं। लिस्ट बी में कौन कौन से पर्सन होते हैं? लिस्ट ऑफ दोज पर्सन who were the members during the 12 months preceding the date of commencement of winding up. जो 12 महीने पहले से, आज की डेट में तो वो नहीं है। अब आप कहेंगे सर क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने अपने शेयर्स बेच दिए, लेकिन पिछले 12 महीनों में वो कंपनी के कभी ना कभी शेयर होल्डर थे। उनको लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरी कहा जाता है। यानी दो तरह की लिस्ट हो गई, लिस्ट ए कॉन्ट्रीब्यूटरी और लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरी। लिस्ट ए में वो जो एग्जिस्टिंग है, आज की डेट में है, और लिस्ट बी में वो जो पिछले 12 महीनों में कंपनी को छोड़ चुके हैं। चूहे जो डूबते हुए जहाज को देख करके भाग गए, उनको लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरी कहा जाता है कि उनको लगा कंपनी बंद होने वाली है तो फटाफट उन्होंने अपने शेयर्स बेच दिए और भाग गए। उनको लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरी माना जाता है, ठीक है। चलिए आप कहेंगे सर क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं कि अगर कंपनी की लायबिलिटीज का पेमेंट अभी नहीं हो पा रहा, कंपनी को सारी असेट्स को बेचने पर इतना पैसा नहीं मिल पाया कि वो अपनी आज की सारी लायबिलिटीज का भुगतान कर सके, तो सबसे पहले ए लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज को एग्जॉस्ट किया जाता है। यानी सबसे पहले ए लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी जो आज की डेट में एग्जिस्टिंग है उनसे रकम मंगवाई जाती है। लेकिन फिर मैं आपको याद दिलवा दूं, वो रकम सिर्फ उतनी ही मंगवाई जा सकती है जो अनकॉल्ड है। अगर 100 में से 100 रुपया मंगवा चुकी है कंपनी और वो शेयर होल्डर्स दे चुके हैं तो उनसे एक नया पैसा भी नहीं मंगवाया जा सकता। मैं बार बार पहले भी कहा था, वापस कह रहा हूं कि आप सिर्फ उन्हीं इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा मंगवा सकते हैं जो अभी पार्टली पेड अप थे।
पहले आपने ए लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी को एग्जॉस्ट कर लिया, यानी उनको आपने क्या कर लिया, एग्जॉस्ट, उनसे पैसा मंगवा लिया, लेकिन फिर भी लाइबिलिटीज का पूरा पेमेंट नहीं हो पा रहा है, तो फिर पकड़ा जाएगा उन चूहों को जो भाग गए पिछले 1 साल में, यानी बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज को पकड़ा जाएगा। लेकिन फिर मैं आपको एक बात याद दिलवा दूं, बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी को पकड़ने के पीछे शर्त है। क्या शर्त है? नंबर 1, वो पार्टली पेड होने चाहिए जब उन्होंने अपने शेयर्स बेचे थे मार्केट में आकर के किसी को, क्योंकि अगर वो फुल्ली पेड थे तो क्या मतलब है उनको कंपनी को वापस देने का पैसा? पार्टली पेड होने चाहिए। और दूसरा कि जो जब उन्होंने कंपनी छोड़ी थी उस दिन जो लायबिलिटीज थी वो आज तक अनपेड रहनी चाहिए। दोबारा सुन लीजिए कि बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी से हम पैसा 2 ही शर्तों पर मंगवा सकते हैं। सुन लीजिए मेरी बात को ध्यान से। पहला कि वो अब जब कंपनी को छोड़ रहे थे उस वक्त वो पार्टली पेड थे, ये तो शर्त सबके साथ रहती है। और दूसरी शर्त कि जब उन्होंने कंपनी छोड़ी थी उस दिन जो लायबिलिटीज आउटस्टैंडिंग थी वो आज तक आउटस्टैंडिंग है, आज तक आउटस्टैंडिंग है। हां, जो लायबिलिटीज उस दिन थी तभी तो उनसे लेंगे हम। अब 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी के बारे में, और आप कहेंगे सर कितनी लेनी है, कितना पैसा ले सकते हैं। 2 बातें फिर यहां पर, और उसके बाद ये पॉइंट भी खत्म। पहला, जितनी उनकी पार्टली पेड अमाउंट थी और जितना उन लायबिलिटीज में जो अब तक आउटस्टैंडिंग है उसके शेयर के हिसाब से प्रोपोर्शनल शेयर बनता है। मान लो उसके पास 1000 शेयर थे, लायबिलिटी 50,000 की थी और उस वक्त टोटल शेयर्स 1 लाख थे, तो 50,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख इंटू 1000, यानी वो 50,000 की लायबिलिटी तो 1 लाख शेयर्स की थी ना, और हमारे पास तो मात्र 1000 थे, तो मेरा प्रोपोर्शनल हिस्सा कितना बना? विच एवर इज लेस। दोबारा सुन लीजिए, यानी वो लायबिलिटीज जो अब तक आउटस्टैंडिंग है उसमें बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी का हिस्सा कितना निकलता है अनुपात के रूप में, प्रोपोर्शनल, और उसकी पार्टली पेड अमाउंट कितनी थी, जो दोनों में से कम होगी हम सिर्फ उतना ही उससे मंगवा सकते हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि शेयर की फेस वैल्यू से ज्यादा किसी को नुकसान नहीं होता है। बस इतना है बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी। कई बार डायरेक्ट इसी का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, एक छोटी सी टेबल बनती है उसमें बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी 4-5 होते हैं, उनको अलग अलग कॉलम बना करके दिखाया जाता है। लेकिन याद रहे इसमें हम वही लोग लेंगे, डेट का बहुत बड़ा खेल है इसमें, जो लिक्विडेशन की एप्लीकेशन फाइल होने से ठीक पहले के 12 महीनों में कंपनी को छोड़ गए हों। दैट्स ऑल। आज ही अगला लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा जिसमें ये क्वेश्चंस करवाऊंगा रिसीवर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी के, और डेफिशिएंसी पर 10 मिनट 5 मिनट का चर्चा, और उसके बाद ये चैप्टर समाप्त। दैट्स ऑल।